नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपके प्रश्नों का समाधान हम एक योग्य गुरु से कराते हैं। और आज के गुरु हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, भारत आर्थिक स्थिति के ऊपर बात करें हम, तो क्या भारत की जो स्थिति है विश्व में महाशक्ति बनने की स्थिति है कुछ? मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत पहले से ही एक बहुत बड़ी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत बहुत जल्दी ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अगर भारत के योग के ऊपर, आयुर्वेद के आधार पर देखा जाए और या आध्यात्मिकता के आधार पर देखा जाए, तो भारत विश्व की सामाजिक शक्ति आज से नहीं, पहले से ही रहा है। अगर भारत की डेमोक्रेसी, भारत का युवा जनसंख्या के आधार पर देखें, तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। मैं तो बल्कि इस सवाल को ये कहना चाहूँगा कि आप सवाल इस तरह से मेरे से पूछते कि क्या भारत विश्व की एक महान महाशक्ति बनने जा रहा है या नहीं, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आर्थिक महाशक्ति तो वो पहले से ही है। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत में वो सारे गुण मौजूद हैं, वो सारे गुण हैं जिसके कारण भारत एक महान शक्ति बन सकता है। परंतु भारत को ध्यान रखना होगा कि वो किस प्रकार की शक्ति बनना चाहता है। भारत को एक रिस्पॉन्सिबल महाशक्ति बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। भारत एक चाइना की तरह से शक्ति ना हो जो वोल्फ वॉरियर टेक्निक्स, डार्क डिप्लोमेसी, इस तरीके के कार्यक्रमों से देश के गरीब देशों को उलझा देता है और फ़ायदा होने की बजाय और नुकसान करा देता है। बल्कि भारत को इस प्रकार की शक्ति बनना चाहिए जिससे विश्व के गरीब और देशों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी जो करोड़ों की जनसंख्या है वो अपना जीवन स्तर को उपयुक्त लेवल पर लेकर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको अपना जवाब मिल गया होगा, जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है कि भारत पहले से ही एक आर्थिक शक्ति है, अब तो उसके कदम एक महाशक्ति बनने की ओर है। आपने बिल्कुल कहा कि महाशक्ति की ओर बनने के एक को कदम है। आज हम तीसरी अपनी पोजीशन पर मांगते, उससे पहली पोजीशन पर आने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ेगा भारत को? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। चुनौतियों की तो मैं कहूँगा कि कमी नहीं है। भारत ने एक छोटा सा एक सपना देखा है, जो कि मैं कहूँगा कि अभी थोड़े समय के लिए वो सपना है। वो है कि 2047 में भारत की जो अर्थव्यवस्था हो, वो अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्र के रूप में हो। तो वास्तव में भारत उसको आसानी से अचीव कर सकता है, परंतु उसे बहुत सारे बातों के ऊपर ध्यान देना चाहेगा। मैं 4 या 5 मुख्य बातों पे इसके आधार पर बताना चाहूँगा कि भारत को अपनी नीतियों को लेके बड़ा सजग रहना होगा और बहुत सारी नीतियों में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता भी है। क्योंकि भारत की जो पिछले 75 वर्ष से नीतियाँ चल रही हैं, अगर हम उन्हीं को आगे बढ़ाते रहें तो 2047 का विकसित राष्ट्र का सपना तो मात्र एक सपना ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि भारत को बहुत चेंज करने की आवश्यकता है, भारत को चुनौतियों को इस तरह से लेने की आवश्यकता है। देखिए, भारत को अपना एक ब्लूप्रिंट चाहिए डेवलपमेंट का। भारत चाइना या साउथ कोरिया की तरह केवल कुछ चुनिंदा बड़ी बड़ी कंपनियों का हब ना बने, बल्कि भारत बने हजारों कंपनियों का हब। तभी भारत विश्व को चुनौती दे पाएगा या भारत विश्व में तीव्र गति से आगे बढ़ पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो, जनरेटिव एआई हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो, अब समय आ गया है कि भारत इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना शुरू करे। जो देश इंजीनियरों से भरा पड़ा है, वो देश अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देगा तो किन बातों पे ध्यान देगा? दूसरा, ये विश्व की आवश्यकता है। अगर आज अपने आप को आप साबित करना चाहते हैं तो कैसे साबित करेंगे?
तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भारत को ना केवल विश्व की महान शक्ति बना सकते हैं, बल्कि विश्व की महान महाशक्ति भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आप पूरे विश्व को एक नई प्रकार की दिशा और दशा दे सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगा कि भारत को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप अपनी सड़कों का हाल देख लें, एयरपोर्ट का हाल देख लें, रेलवे का हाल देख लें। मुझे लगता है आप इन सब बातों से परिचित ही होंगे कि क्या हाल है। तो अब हमें आवश्यकता है कि हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास हों, पोर्ट वर्ल्ड क्लास हों, हमारे यहाँ की जो ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें तेज़ी से भागें, स्पीड ट्रेन का कल्चर आए, बुलेट ट्रेन का कल्चर आ जाए। जब हम इस तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो लोकल मार्केट को भी जोड़ देगा और ग्लोबल मार्केट को भी जोड़ देगा और टूरिज्म को भी कनेक्ट कर देगा। तो जब इतना सॉलिड कनेक्शन आपका होगा तो डोमेस्टिक मार्केट भी इम्प्रूव होगा और इंटरनेशनल मार्केट भी इम्प्रूव होगा, कंजम्पशन के पैटर्न से भी इम्प्रूव हो जाएगा, और साथ ही साथ जो कॉरिडोर्स बनेंगे उसकी हेल्प से प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इससे भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने में बहुत लाभ मिलने की संभावना है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि भारत में एक कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि कॉलेज में चले जाओ और डिग्रियां हासिल कर लो या किसी भी तरह से डिग्री ले लो। वास्तव में वो कोई कल्चर नहीं है। हमें देखना होगा कि किस तरह से हम भारत की युवा जनसंख्या को स्किल दे सकें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकें। वो किसी ना किसी काम में तो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि के एक्सपर्ट हों, चाहे वो पेंट करने का ही काम है। तो अगर इस प्रकार का हम भारत को रखेंगे या बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी जो ये पढ़ी लिखी जनसंख्या साथ में जब एक स्किल भी साथ में लेके आएगी, तो वास्तव में इंडस्ट्री के लिए जो डिमांड है उसकी कोई कमी नहीं होगी, और उसका लाभ ना केवल युवा जनसंख्या को मिलेगा बल्कि पूरे देश को लाभ मिलेगा, और भारत फिर से 2 कदम आगे बढ़ाएगा। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि भारत के कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, कैंसर, कार्डिक अरेस्ट। क्या आपको लगता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि एक बीमार जनता एक शक्तिशाली राष्ट्र या महाशक्ति बना सकती है? जिसकी पूरी जनता ही इस प्रकार की हो और उनका नंबर करोड़ों में आता हो, तो आप किस तरह से काम करेंगे? तो हमें बड़ी आवश्यकता है कि हम किसी प्रकार से इन सब चीज़ों को ना केवल रोकें बल्कि इसका समाधान भी निकालें। तो भारत को अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो या इक्विपमेंट के माध्यम से हो या डॉक्टर्स के माध्यम से हो या केयर के माध्यम से हो। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ही भारत को ये ध्यान देना होगा कि भारत की जो विरासत है, जिसमें एक से एक बढ़िया चीज़ें, जैसे मैं योग को मानूं, आयुर्वेद को मानूं, पुरानी प्रणालियों को मानूं, तो उन्हें भी अब समय आ गया है कि हम पुनर्जीवित करें। वास्तव में जो अंग्रेज़ों का काल रहा है उसमें उन्होंने हमारी हर प्रणाली के विषय में ऐसा बता दिया कि ये बिल्कुल बेकार है। वास्तव में ऐसा कभी था ही नहीं। वो सशक्त हैं और वो देश को दिशा भी दे सकती हैं और सुंदर दशा में भी पहुंचा सकती हैं। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा, ताकि सांस्कृतिक रूप से भी भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सके। तो चुनौतियाँ और भी हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 6% के आसपास का रहता है। अब 6% के आधार पे अगर हम विकसित राष्ट्र बनने का प्रयास करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। हमें अपने ग्रोथ रेट को कम से कम 9% पर लेकर आना ही होगा। अगर मैं भारत की इंडस्ट्री के बारे में भी बात करूं आपसे, भारत की जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग हब का पूरा एडवांटेज ले लिया है चाइना ने। तो फिर हमें भारत को प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरह से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब हर जगह तो आप आ नहीं सकते, तो कुछ क्षेत्रों का आपको चुनाव करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप चुनाव कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने का आप चुनाव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने का आप चुनाव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने का आप चुनाव कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दिशा में बहुत आगे लेके जा सकते हैं।
नॉलेज सिस्टम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसमें भारत की ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। अगर हम इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से करेंगे तो चाइना प्लस का कॉन्सेप्ट हम लेकर आ सकते हैं। यानी कि अगर लोगों को चाइना से, विश्व को चाइना में इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो रहा है तो भारत जब वो आएंगे तो उनको भी कम कीमत पर उनके प्रोडक्ट बन सकेंगे और हम पूरे विश्व को वो प्रोडक्ट सप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बात मैंने आपसे भी थोड़े टाइम पहले ही कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हमारे यहाँ का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो कुछ जगह को अगर आप छोड़ दें तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो अभी थोड़े समय पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक योजना बनाई गई है और उसमें सड़क को अगर आप ध्यान में रखें या रेलवे को ध्यान में रखें या एयरपोर्ट को और पोर्ट को ध्यान में रखें तो 23 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेचुरली वो हमारे पुराने सिनारियो को, इंफ्रास्ट्रक्चर सिनारियो को पूरी तरह से बदल के काफ़ी हद तक रख देगा, जिससे हमारा जो रास्ता है महाशक्ति बनने का वो खुलेगा और बड़ा होगा और हम तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। जो PLI की स्कीम है, जो भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें 14 सेक्टर कम से कम आते हैं, तो उसको भी हमें इसी तरह से PLI की स्कीम को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भारत कई जगह पर लाभ दे रहा है पर वो भी अपने आप में चुनौती है। उसके लिए ज़मीन मुहैया करानी है, उसके लिए पैसे मुहैया कराने हैं, वो कहाँ से आएंगे, उसका भी पूरा का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट हमें आवश्यकता होगी। अगर हम ये करेंगे, सारी की सारी चीज़ें करने में कामयाब होते हैं, जबकि उसकी तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत महाशक्ति बनने में, बड़ी महाशक्ति बनने में, रिस्पॉन्सिबल महाशक्ति बनने में अपने कदम बढ़ा देगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके लिए। भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके और ऐसे ही प्रश्नों का समाधान के लिए और नए गुरु को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।